हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग गोमोरिस टेक्निक की मदद से एक आईपीपी सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 7, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, जहाँ पे x1 और x2 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर इंटीजर्स। इंटरप्रेट ग्राफिकली, तो इसे ग्राफिकल भी इंटरप्रेट करना है, लेकिन अभी हम लोग पहले गोमोरिस टेक्निक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, इसीलिए हमें और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 2 कि हम लोग मेकिंग बी आईज पॉजिटिव, हम लोग बी आईज को क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। बी आईज पॉजिटिव, तो बी आईज को अगर हम लोग को पॉजिटिव करना है तो क्या करना होगा, 3x1 प्लस 2x2, ये तो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये x1 माइनस x2 है वो -x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में चूंकि लेस देन इक्वल टू चेंज इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, चेंज इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, बाय इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल, बाय इंट्रोड्यूसिंग, अच्छा यहाँ सरप्लस वेरिएबल का तो ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे स्लैक वेरिएबल का ज़रूरत है। सरप्लस वेरिएबल वहाँ लगाते हैं जहाँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो ये तो लेस देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल का ज़रूरत है। 3x1 प्लस 2x2, तो चूँकि 2 है तो हम यहाँ पे एक x3 ये कर दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, और यहाँ -x1 प्लस x2 है, तो यहाँ पे हम x4 एक इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, तो ये बराबर 2 हो गया। अब मेरा ये इक्वेशन चेंज हो गया और हमारा मैक्स जेड भी दिया ही हुआ है, मैक्स जेड जेड इक्वल टू 3x2 दिया ही हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेक्स टेबल बना देंगे। तो ठीक है, सिंपलेक्स टेबल कैसे बनाते हैं आप लोग को पता है, हम लोग सिंपलेक्स टेबल कैसे बनाते हैं। सिंपलेक्स टेबल बनाने का वही तरीका है, क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले कि यहाँ पे लिखेंगे BC, हाँ यहाँ पे पहले हम लोग को ये लिख देना चाहिए, स्टेप 4 जो होगा, नाउ वी ड्रॉ सिंपलेक्स टेबल, ठीक है। तो सिंपलेक्स टेबल हम अभी एक ही टेबल में सारा कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे, तो इसीलिए हम लोग एक ही कैलकुलेशन में से करते हैं। तो हम लोग का सिंपलेक्स टेबल कैसे बनेगा, ये है हमारा कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इधर, BCB, देखो जैसे कि यहाँ पे x1 x2 x3 x4 है, तो हम उसके जगह पे यहाँ पे y1 y2 y3 y4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और b की जगह पे क्या होता है, हमारा b की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, y3 और y4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालना चाहिए था इसके लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा इनिशियल बेसिक में क्या हम लोग करते हैं, टेक x1 और x2 को हम लोग 0 मान लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट x3 मेरा आ जाएगा 7 एंड x4 मेरा आ जाएगा 2, मतलब जो वेरिएबल मेरा पहले से दिया हुआ है उसको हम लोग 0 मान लेंगे, तो x3 मेरा 7 हो जाएगा और x4 मेरा 2 हो जाएगा। तो यही विच इज IBFS का मतलब क्या होता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो IBFS मिल गया और हम लोगों को यही यहाँ पे पुट करना होता है। तो B के जगह पे हम लोग चूँकि x3 है, तो x3 को हम लोग क्या माने हैं, x3 को हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे, y3 मान लेंगे, और x4 को हम लोग y4 मान के लिखेंगे, लेकिन डिनोट ये क्या करेगा, x3, तो ये y3 हो जाएगा और ये y4 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या है, y3 मेरा 7 के बराबर है, यहाँ पर आप लोग देखो 7 के बराबर है, ठीक है ना, y3, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग 7 लिखेंगे, फिर हम लोग 4 लिखेंगे। लेकिन एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम लोग को XB लिखना होता है, यहाँ पे x1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये x3 होगा और यहाँ पे y4 होगा, ठीक है ना, यहाँ XB का जगह होता है, ठीक है। और ये हमारा CJ, तो देखो CB के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे CJ जो है, CJ लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CJ, यहाँ पे CJ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो क्वेश्चन है 3x2,
तो यहाँ x2 के पास 3 है, मतलब y2 के पास 3 लिखेंगे, x1 के पास कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 0 0 लिख देंगे, ठीक है ना। ये पूरा 0 0 हो जाएगा। और CB की जगह यहाँ पर से ही लिखते तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। XB की जगह देखो क्या लिखेंगे, XB की जगह पे हम लोगों का यहाँ पे y3 7 था और x4 2 था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7 और 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो होगा यहाँ पर ये जो है ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ से देख के लिखेंगे। x1 की जगह पे 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, x2 की जगह पे 2 है तो 2 लिखेंगे, x3 की जगह पे 1 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे -1 1 0 और 1। ये हो गया वैल्यू। अब हम लोग इसके बाद जो है वो क्या निकालेंगे, z का वैल्यू। तो z तो 0 ही आएगा, 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस। यहाँ पे डेल जे निकालेंगे। तो डेल जे निकालने का तरीका क्या होता है, डेल जे का फॉर्मूला पहले भी बताया। अब ये सब कैलकुलेशन हम सोचेंगे कि आप तो फास्ट थोड़ा करोगे, क्योंकि अगर हर एक छोटा छोटा कैलकुलेशन करने से वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है और मतलब थोड़ा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे डेल जे का वैल्यू का एक हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं कि डेल 1 निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता था, C1 माइनस CB इंटू y1, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे y1 है तो C1 यहाँ पे क्या है, 1 के लिए 0 माइनस CB क्या है 0,0 और y1 क्या है, y1 मेरा 3, -2 है ना। तो ये तो अगर 0 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो 0 माइनस 0 ये क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये वैल्यू भी मेरा 0 आ गया। इधर देखो क्या होगा, डेल 2 का वैल्यू C2 माइनस CB/2। तो C2 यहाँ पे क्या है, C2 मेरा 3 है, 3 माइनस CB क्या है 0,0 और y2 क्या है 2,1। तो 0 से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई करो ये 3 ही आएगा और ये तो ऑब्वियसली 0 होगा। तो डेल का फंक्शन से हम लोग को क्या समझ में आया कि ये मेरा पॉजिटिव है, डेल मेरा पॉजिटिव है। तो डेल अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मेरे को नेगेटिव होना चाहिए डेल जे का वैल्यू। तो जो सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव होता है वही मेरा इनकमिंग होता है और इनकमिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग निकालते हैं मिनिमम रेशियो। उसका फॉर्मूला होता है XB डिवाइडेड बाय y2। तो ये क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 और इधर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1। तो ये मेरा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली ये 2 है और ये 3.5 हो जाएगा। तो मिनिमम जो है वही निकालते। तो ये मेरा हो जाएगा आउट गोइंग वेक्टर, ये आउट गोइंग वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पे की एलिमेंट क्या हो जाएगा 1। ये सिंप्लेक्स मेथड से कर रहे हैं। अब हमारा की एलिमेंट अगर 1 आ गया तो मेरा की एलिमेंट का टारगेट होता है कि की एलिमेंट को 1 ही करना और उसके ऊपर जो है उसको हमको क्या करना है 0 करना है। तो 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले की एलिमेंट तो जो 1 है सो 1 है, तो यहाँ तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को इसको करना होगा, मतलब R1 में रो 1 में हमको क्या करना होगा, रो 1 को 2 टाइम्स R2 को 2 बार मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना होगा, तब जाके मेरा ये 0 आ जाएगा। तो देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, BCB XB और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y1 y2 y3 y4। देखो हम लोग को CJ पता है कि CJ हमारा क्या है 0 3 0 0। तो ऊपर से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ छोड़ दिए तो इसका मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। आप अगर बुक्स में देखोगे तो एक ही साथ 3 टेबल बना देता है, लेकिन हमको ये सब कैलकुलेशन दिखाना होता है, इसीलिए हम बार बार मेरा अलग अलग टेबल बन जाता है। हम भी सोचते हैं कि एक ही साथ बना देंगे, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि आप लोगों को डेल 1 डेल 2 निकालने में दिक्कत होगा, इसीलिए थोड़ा शो करके दिखा देते एक दो, तो उसी में बीच में थोड़ा सा ऐसा गैप हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग काम करेंगे तो देखो क्या होगा, इनकमिंग क्या है y2 और जा कौन रहा है y4, तो y3 तो रहेगा ही और आएगा कौन y2। अब देखो यहाँ पे CB y3 का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 लिख दे रहे हैं। y2 का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं। XB का वैल्यू, इस पूरे को हमको तो चेंज करना नहीं है क्योंकि मेरा की एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो ये मेरा 2 -1 1 0 1 ही होगा। अब हमको इसको क्या करना है, ठीक है ना, ये वाला -2 टाइम्स नहीं मीन्स R1 -2 टाइम्स दिस, मतलब हम लोग को जो इसको देखो ओल्ड और न्यू से ध्यान रखो कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। ये जो रहेगा वो मेरा न्यू रहता है और ये मेरा ओल्ड रहता है। ओल्ड वाले रो 1 को हम लोग 2 टाइम्स नए वाले R2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो 7
माइनस 2 इंटू 2 4, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो 3 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। फिर हो जाएगा 2 माइनस 2 0, फिर 1 माइनस 0, तो ये 1 ही होगा। फिर 0 माइनस 2, तो ये -2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका। अब हम लोग यहाँ पर से z का वैल्यू निकालेंगे। z का वैल्यू 0 और 3 2 जा 6 होता है, तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारा निकलेगा डेल जे का वैल्यू। डेल जे का वैल्यू क्या होता है? डेल जे का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं अभी तुरंत बताए। जहाँ पे 1 0 0 1 आ रहा है वहाँ तो आप लोग बिना कुछ निकाले ही डायरेक्ट 0 0 लिख दो। अब हमको ये डेल 1 और डेल 4 का वैल्यू निकालना है। डेल 1 के लिए फॉर्मूला होता है C1 माइनस CB/1। C1 क्या है? 0 है। 0 माइनस CB क्या है? 0 3। Y1 क्या है? 5 -1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इंटू 5 0 3 -3, तो -3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव आ गया, मतलब ऑप्टिमल तो आया नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, डेल 1 है। अच्छा, जो आप लोगों को नहीं दिख पाया उस टाइम एक बार अच्छे से फिर से देख लो। उस समय हम देखे नहीं किए, कैमरा के व्यू से थोड़ा सा नीचे चला गया था। तो डेल 1 इज इक्वल टू C1 माइनस CB/1 हो जाएगा 0 माइनस 0 3 5 -1 0, ये आ गया वैल्यू। अब अगर आपको डेल 2 निकालना होगा, डेल 2 कैसे निकालेंगे? C2 माइनस CB/2, तो C2 क्या है? C2 मेरा यहाँ पे 3 था ना, C2 का वैल्यू 3 है ना, ये 3 है, तो हम लोग यहाँ पे C2 का वैल्यू 3 रख दिए। 3 CB 0,3 है, और Y2 का वैल्यू Y2 नहीं, यहाँ पे तो हमको ये तो पता ही है 0। अच्छा, इसी को चेक कर लेते हैं। 0 3 और Y2 का वैल्यू क्या है? 0 1, तो चलो ठीक है 0 1 कर दिए। तो देखो क्या होगा इसका कैलकुलेशन। 3 माइनस 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3, तो ये हो गया मेरा 3 माइनस 3, और ये वैल्यू क्या आ गया? 0। तो इसीलिए ये 0 होता है। इसको वैसे हमको शो करने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन हम शो कर दिए। अब नेक्स्ट हम लोग अगर मान लो डेल 4 निकालते हैं, तो डेल 4 क्या होगा? C4 माइनस CB/4। C4 क्या है? C4 है मेरा 0 ही है, और CB क्या है? 0,3, और Y4 का वैल्यू -2,1 है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, ये 0 हो जाएगा और 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3, तो यहाँ पे -3। ये तो नेगेटिव आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव होने की वजह से हमको फिर से एक ऑप्टिमल टेबल बनाना पड़ेगा, और हम लोग को चेक करना होगा कि कैसे आगे ये बनेगा। तो देखो चलो स्टूडेंट्स, तो हम इसी में फिर से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, आगे इसी में कंटिन्यू करते हैं, इसी टेबल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर से ये तुम्हारा की एलिमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग जाएंगे, यही मेरा इनकमिंग है। फिर यहाँ पर की एलिमेंट निकालने के लिए हम लोगों को मिनिमम रेशियो निकालना होता है, जो कि XB डिवाइडेड बाई इनकमिंग होता है, ये वहाँ पे Y1 है। अब आप लोग देखो 5 XB मतलब 3 डिवाइडेड बाई 5, और ये तो नेगेटिव है, इसको तो छोड़ ही दो, तो यही मेरा आउटगोइंग होगा। तो ये इनकमिंग और आउटगोइंग, तो ये मेरा इंटरसेक्टिंग, तो यही मेरा की एलिमेंट हो गया 5। अब इसको हमको 1 करना है, और ये नीचे वाला को क्या करना है? 0। ये हमारा टारगेट है। तो 1 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? R1 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो R1 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, B CB, फिर क्या होगा? XB, फिर Y1 Y2 Y3 Y4, और यहाँ पे है हमारा मिन रेशियो। ठीक है, मिनिमम रेशियो है और मिनिमम रेशियो, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अच्छा, ये निकालेंगे बाद में। अब ये मेरा इनकमिंग क्या है? इनकमिंग है मेरा Y1, और आउटगोइंग क्या है? Y3। तो Y3 को हटाओ, इसके जगह Y1 लिखो, इसके जगह यहाँ पे Y2 है। Y1 मेरा 0 है CJ के हिसाब से, और Y3 का वैल्यू 3 है। चलो, तो हमें फर्स्ट रो को क्या करना है? फर्स्ट रो को हमको 5 से डिवाइड करना है। 3/5 हो जाएगा ये, और ये 5/5 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये -2/5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, अब नेक्स्ट वाले को क्या करना है? हमको 0 करना है। तो सोचो कि अगर ये मेरा 5 है, ये 1 है, तो हमको क्या करना है कि R2 के जगह पे ओल्ड R2 प्लस न्यू R1 अगर हम कर दें,
देखो ओल्ड R2 है -1 और न्यू R1 क्या है 1, दोनों को अगर जोड़ दे तो ये वाला पार्ट मेरा 0 नहीं हो जाएगा। सिमिलरली देखो ओल्ड R2 लेते हैं, ओल्ड R2 मेरा 2 है, 2 में हमको जोड़ना है R1 न्यू, मतलब 2 + 3/5, 2 + 3/5 क्या होता है 13/5, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड R2 में मतलब 1 में न्यू R1 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो वो 1 ही आएगा, 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 ही आएगा, 1 में अगर हम लोग -2/5 करेंगे तो 1 से अगर -2/5 करेंगे तो वो 3/5 आएगा, ठीक है। चलो अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, डेल जे। सबसे पहले z निकालेंगे तो z मेरा क्या आएगा 3 × 13/5 39/5 आएगा, ठीक है। अब हम लोग डेल जे निकालते हैं। डेल जे में तो पता है ये 0 ये 0, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो 0 ही होगा, ठीक है। अब हम लोग को डेल 1 डेल 3 और डेल 4 निकालना है। तो देखो डेल 3 हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल 3 का फॉर्मूला होता है क्या C3 - CB/3। तो C3 क्या है हमारा 0 और CB क्या है, CB मेरा 0 3 है और Y3 का वैल्यू क्या है 1/5 1/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 - 0 से ये मल्टीप्लाई 3/5 मतलब -3/5 आया, इसको जगह पे हम -3/5 लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे डेल 4। तो डेल 4 का वैल्यू देखो क्या आएगा, डेल 4 बराबर हो जाएगा C4 - CB/Y4। C4 भी मेरा 0 है, ये मेरा 0 3 है और Y4 क्या है मेरा -2/5 3/5। तो इसको भी अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा -0 और ये 3 3 9 9/5। तो ये हो गया मेरा क्या आ गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हमारा हो गया -9/5। तो मेरा सारा नेगेटिव आ गया, डेल जे का सारा वैल्यू नेगेटिव आ गया। 10 द हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, अगर सारा नेगेटिव आ गया तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे 10 द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारा ऑब्टेन हो गया है और मेरा x1 का वैल्यू, ये y1 मेरा x1 को डिनोट करा वो क्या आया 3/5 और y2 मेरा x2 को डिनोट करा वो क्या आया 13/5 और मेरा z का वैल्यू क्या आया 39/5। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमको निकालना था इंटीजर, हमें क्या निकालना, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय गोमोरीज टेक्निक, और हमको सारा इंटीजर, गोमोरीज टेक्निक हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं IPP में, इंटीजर में। लेकिन मेरा आंसर जो आ गया वो फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आ गया मतलब क्या आ गया, एक बार आप लोग आंसर देखो, हम लोग का आंसर x1 3/5 फ्रैक्शन है, x2 13/5 फ्रैक्शन है, z भी फ्रैक्शन है। अब मान लो कि हमको ट्रक मैन्युफैक्चर करना है या फिर है ना कोई मशीन ही मैन्युफैक्चर करना है, तो हम उसको 3/5 के रेशियो में या 13/5 के रेशियो में तो नहीं करेंगे, नहीं ना करेंगे कि हाँ 13/5 मैन्युफैक्चर कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम लोग को इंटीजर में चाहिए 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम लोग IPP का यूज़ करते हैं। तो वही काम अब हम लोग करेंगे, इसको गोमोरीज टेक्निक की मदद से करेंगे। तो देखो यहीं से मेन है, अभी तो हम लोग जो किए वो सिंप्लेक्स मेथड था, अब यहीं से इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे सॉल्व को करेंगे। मतलब हमारा स्टेप 5 क्या होगा, गौर करना है। स्टेप 5 हो जाएगा कि सिंस द ऑप्टिमम सॉल्यूशन obtained does not have integer value। तो इंटीजर वैल्यू तो है नहीं, इंटीजर वैल्यू नहीं है, डज नॉट हैव इंटीजर वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 6 में हमारा क्या काम होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ गोमोरी कंस्टेंट। हम लोग यहाँ पे गोमोरी कंस्टेंट का कंस्ट्रक्शन करेंगे, गोमोरी कंस्टेंट। अब कंस्टेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, अब आप ये देखो कि x1 क्या आया था, x1 आया था 3/5, x2 क्या आया था, x2 आया था 13/5। अगर इसको हम इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दें तो आप देखो इसको हम लोग 2 + 3/5 लिख सकते हैं ना,
2+3/5 लिख सकते हैं। तो अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट को देखो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 3/5 है, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 3/5 है। रूल ये कहता है कि जिसका फ्रैक्शनल पार्ट बड़ा होता है उसको लेकर हम लोग आगे का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा, दोनों इक्वल है। अब ये मत सोचो कि 2 के साथ ये जुड़ा हुआ है तो यही बड़ा होगा, नहीं, वैसा बात नहीं होता है। हम लोग को वो क्या देखना है कि दोनों में से कौन, बस फ्रैक्शनल पार्ट को देखो और देखो कि दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों में से कोई बड़ा नहीं है तो है ना, दोनों इक्वल है। तो छोड़ो, अगर हम लोगों को नहीं मिल रहा है तो हम लोग अपने मन से चूज कर लेते हैं। लेट अस चूज द x1 रो, हम पहला रो को लेके चलेंगे, x1 रो, ठीक है, फर्स्ट रो। x1 रो मतलब कि हम फर्स्ट रो को चूज करके चलें। अब x1 रो में मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, चूंकि फर्स्ट रो चूज़ किए तो मेरा I1 हो जाएगा, अगर सेकेंड रो चूज़ करते तो I2 हो जाता। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है, और n क्या होता है, वो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। और ये सारा कुछ हम लोग कहाँ से देखते हैं, जो लास्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाए वहाँ से। गौर करना है यहीं पर। अब देखो m क्या है और n क्या है, लास्ट सिंप्लेक्स टेबल यही है ना। ये मेरा फर्स्ट रो, इसको हम लोग कहेंगे रो 1, और ये मेरा है सेकेंड रो, इसको कहेंगे रो 2। अब इसमें देखो कि ये जो बीच में जो बेसिक वेरिएबल है उसमें कितने रो हैं, 1 2 रो हैं। कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। ये XB को B को CB को नहीं जोड़ते हैं, बस हम लोग Y1 Y2 Y3 Y4 जो लिखे यहाँ बीच में उसको जोड़ते हैं। तो ये मेरा कॉलम 4, ठीक है, और है ना रो कितना 2, और हम कौन सा रो चूज करके चल रहे हैं ये, ठीक है, ये है। तो अब देखो इसमें हम लोग कैसे काम करेंगे। तो ये मेरा हो गया, रोज मेरा 2 हो गया और कॉलम्स मेरा 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गोमोरिस कंस्ट्रेंट का याद करिए, जो कल हम फॉर्मूला बताए थे कि गोमोरिस कंस्ट्रेंट्स के समय ये फॉर्मूला एक हम सर्कल किए थे उसको मार्कर से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और उसी के आधार पे हम लोग गोमोरिस कंस्ट्रेंट को बनाएंगे। तो द कॉरेस्पॉन्डिंग गोमोरी कंस्ट्रेंट इज गिवन बाय उसका फॉर्मूला क्या था। अगर अभी हम अभी इसको फिर से बता रहे हैं, इसका फॉर्मूला था माइनस ऑफ समेशन ऑफ j इक्वल टू m+1 से लेकर n तक, और Fij, ठीक है, यहाँ पे Ij xj लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ Fbi, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था। एक बार आप लोग पीछे का भी लेक्चर देख के या फिर नोट्स को भी देख के समझ सकते हो कि ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो m का वैल्यू यहाँ पे 2 है और n का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ j इक्वल टू 3 से लेके 4 तक, i का वैल्यू 1 है तो F1j xj लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ Fb1। अब ध्यान देखो, ये सारा काम हम लोग लास्ट टेबल से करेंगे। हेंस फ्रॉम द लास्ट टेबल से हम लोग क्या लाएंगे, xb1 क्या है, xb1 क्यों लिए पता है क्या है, xb1 का वैल्यू क्या है, ये देखो xb1 लास्ट टेबल में हम लोगों का xb1 क्या आया था, लास्ट टेबल में xb1 देखो ये xb है, ठीक है, ये उसका फर्स्ट वैल्यू, ये उसका सेकंड वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू को हम लोग कहेंगे xb1 और ये वाला वैल्यू को कहेंगे xb2। तो हमको xb1 चूंकि हम फर्स्ट रो चूज किए इसलिए xb1 मेरा 3/5 है, ठीक है, xb1 मेरा 3/5 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, xb1 की जगह पे ये जो है हमारा xb1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3/5। तो यहाँ पे xb1 का अब हमको फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में f लिखा हुआ है, fb1, xb1 ना लिखे fb1 लिखना। लेकिन आप देखोगे कि ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल ही पार्ट है, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसका देयरफॉर इसका fb1 भी क्या होगा, 3/5 होगा। जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हमको चेंज करना होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो फॉर्मूला में क्या है, F1j, f का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, क्योंकि मेरा j जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 3 से लेकर 4 तक जा रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या क्या निकालना होगा, एक बार F1 देखो, हम लोग को एक बार निकालना होगा F1, यहाँ पे हम लिख रहे हैं F1 3 निकालना होगा, ठीक है, और चूँकि j मेरा 3 से 4 तक गया है तो एक बार F1 3 निकालना होगा, और क्या निकालना होगा, एक बार हमको F1 4 निकालना पड़ेगा,
ठीक है ना, क्योंकि ये I तो 1 है। तो ये f क्या होता है इसको ध्यान दो। f निकालने से पहले हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे y13 लिखो या x13 लिखो, बात बराबर है। चलो हम यहाँ पे y13 और y14 लिख रहे हैं। अब ये y14 क्या है, 1 मतलब हो गया फर्स्ट रो और उसका थर्ड और फोर्थ। तो देखो y14 क्या है और y13 क्या है यहाँ पे, तो वो हमको अगर चेक करना है तो ये देखो कि 1 ये है फर्स्ट रो, अब y13 क्या है 1/5 और y14 क्या है, देखो ये इसी को ना हम लोग कहेंगे y13 और ये वाला को कहेंगे y14। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट है। और ये वाला अगर हमको y23 लिखना होता हो तो इसको लिखते, y24 लिखना होता तो इसको लिखते, क्योंकि ये सेकेंड रो है। ये सब डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट है। तो ये 1/5 माइनस 2/5 आ गया। तो ठीक है, हम इसको अब लिखते हैं y13 को हम लोग लिखती हैं 1/5। तो ये खुद फ्रैक्शन है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 1/5 ही होगा। ये हो गया है था -2/5, तो इस पर थोड़ा माइनस वाले पे थोड़ा काम करना होता है। देखो -2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/5 को क्या हम -1 + 3/5 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसको हम लोग -1, ये इंटीजर है, इंटीजर पार्ट अलग हो गया, फ्रैक्शन पार्ट अलग हो गया। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल होगा 3/5 के, क्योंकि ये है फ्रैक्शनल पार्ट और यहाँ पे f14 लिखना है, तो इसीलिए ये मेरा 3/5 हो गया। चलो f14 भी पता चल गया हमें। अब हम लोगों को गोमोरीज सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यू, ये सारा वैल्यूज़ को हमको सब्सटीट्यूट करना है इन इक्वेशन, इसको 1 मान लो, इन इक्वेशन 1 तो हमारा फर्स्ट गोमोरीज कंस्ट्रेंट मिलेगा, फर्स्ट गोमोरी कंस्ट्रेंट मिलेगा। ठीक है, अब देखो मेरा फर्स्ट इक्वेशन को हम पहले अच्छे से लिखते हैं, माइनस ऑफ समेशन का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, एक होगा f13x3, फिर देखो समेशन है मतलब यहाँ पे फिर से हो जाएगा -f14x4 लेस देन इक्वल टू -f(b1), यही होगा ना। तो यहाँ पे देखो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, -f13 का वैल्यू 1/5 है ना, 1/5 ही ना आया अभी, f13 का वैल्यू 1/5x3, -f14 का वैल्यू भी 3/5 आया, 3/5x4 लेस देन इक्वल टू -f(b1), तो f(b1) का वैल्यू 3/5 है, तो -3/5 आ गया। अब यहाँ पे देखो कि हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है लेस देन इक्वल टू, इसको हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, स्लैक वेरिएबल, एडिंग द नॉन नेगेटिव, क्योंकि देखो लेस देन का है तो हमको है ना यहाँ पे ऐड ही करना होगा, नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल, यहाँ पे हमको एक नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल xg1 नाम देंगे, इसी को गोमोरीज कंस्टेंट भी कहते हैं। तो द कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर हम लोग ये अगर इंट्रोड्यूस कर, जैसे कैसे हम लोग स्लैक वेरिएबल x5 x6 डिनोट करते थे, लेकिन गोमोरीज कंस्टेंट में xg1 करते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू गोमोरी कंस्टेंट, गोमोरी कंस्टेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग एक xg1 इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, गौर से देखना है, -1/5x3 -3/5x4, ये प्लस हो गया xg1। तो अब ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा इक्वालिटी में -3/5। अब हमारा फिर से एक नया टेबल बनेगा जहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस क्या किए हुए रहेंगे, ये गोमोरीज कंस्टेंट का जो इक्वेशन है उसको भी हम लोग इंट्रोड्यूस किए हुए रहेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टेबल बनेगा उसमें। तो अब हम लोग नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। देखो यहाँ पे गौर करना है कि नेक्स्ट टेबल बनता कैसे है, यहाँ पर भी बी होगा, सी बी होगा, लास्ट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोग सिंप्लेक्स का लास्ट टेबल होता वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो अभी फिर से बनाएंगे। तो हमको जैसे कि जहाँ तक याद है कि यहाँ पे y1 था, यहाँ y2 था, ये मेरा 0 था, ये 3 था, यहाँ पे xb था, और फिर क्या था, cj था, cj का भी वैल्यू हम लोग को पता है कि 0 3 0 0 था। ठीक है, और यहाँ पे मेरा लास्ट में ये 3/5 आया था और ये 13/5 आया था, और यहाँ पे जो बीच में जो वैल्यू था, एक बार आप लोग देख लो क्या था वैल्यू, 0 0
क्या क्या वैल्यू था, 3/5 था, 13/5 था, 3/5 था, 13/5 था, 1 0 0 1, 1/5 1/5, -2/5, 3/5 था। ये सारा वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये था चूँकि y1, ये था y2, ये था y3, ये था y4, ठीक है। इसका वैल्यू था 1 0 0 1, 1/5 1/5, -2/5, 3/5। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक अलग से ऐसा डैश डैश देके YG1 के नाम से, देखो नाम था XG1, लेकिन यहाँ पे चूंकि मेरा एक चल रहा है, चलो हम y लिख के करते हैं, तो y लिख के कर रहे हैं। आप लोग को x ही लिखने का मन है, x ही लिखो। जैसे कि पहले जो हम सिंपलेक्स टेबल बनाए वहाँ कहीं भी y इंट्रोड्यूस नहीं करके बनाए, वहाँ पे हम ऐसे ही बनाए, मतलब x ही लगा के बनाए। तो आप लोग भी x लगा के भी बना सकते हो। YG1 का CB कुछ है नहीं तो हम 0 दे दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, XB के जगह पे क्या होगा, तो इसका XB जो है वो क्या आया है, XB हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ये जो वैल्यू जो आया था उसका XB हम लोग ये वाला वैल्यू -3/5 लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग लिखेंगे, तो ये वैल्यू -3/5 हो गया। अब इस इक्वेशन का सारा वैल्यूज़ को पुट करें तो एक बार गौर करो कि ये जो हमारा इक्वेशन आया गोमोरीज इक्वेशन, उसमें हमारा क्या है कि ये जो इक्वेशन आया हमारा उसमें क्या है कि -1/5 x3 के बगल में है, x4 के बगल में -3/5 है और xg1 के बगल में 1 है, x2 और x1 के बगल में कुछ नहीं है, मतलब x1 है और x2 है ही नहीं, मतलब कि वो 0 है। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसके जगह पे 0 0 लिख देंगे, इसके पहले लिख देंगे -1/5, इसके पहले लिख देंगे -3/5, और यहाँ पे हम लोग एक और कंस्ट्रेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा YG1, ठीक है। YG1 एक नया गोमोरी कंस्टेंट आया, तो YG1 अगर यहाँ पे अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे y1 और y2 तो मेरा 0 0 है, क्योंकि जो इक्वेशन है, देखो इक्वेशन क्या था, -1/5 x3 है, -3/5 x4 है, और क्या है प्लस xg1 है, और इक्वल टू -3/5 है। तो यहाँ पर देखो x1 और x2 तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे अब देखो YG1 मतलब YG1 के पास क्या है, 1 है कोफिशिएंट, तो 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से क्या निकालेंगे, डेल जे निकालेंगे। अगर डेल जे मेरा नेगेटिव आ गया तो इट्स मीन्स इट इज़ हम लोगों का कैलकुलेशन कुछ हद तक सही हो रहा है। और अगर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो हमारा XG1 निकालेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है। डेल जे का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो डेल जे हमारा यहाँ तो हमारा Z डेल जे लिखाएगा, तो डेल जे हो जाएगा, ये तो 0 होगा, ये क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये 0 0 होगा, और ये वाला भी मेरा 0 होगा, ये वाला वैल्यू। तो देखो सबसे पहले हम लोग डेल 3 निकालना है, तो फॉर्मूला होता है C3 माइनस CB Y3। तो C3 क्या है, 0 है, और माइनस CB क्या है, 0,3 है, और Y3 क्या है, 1/5 है। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो -3/5 आएगा, तो हम यहाँ पे -3/5 लिख दे रहे हैं। सिमिलरली अगर डेल 4 निकालोगे तो C4 माइनस CB Y4 होगा, तो C4 क्या होता है, C4 होता है आपका 0 माइनस CB कितना है, 0,3, और Y4 -2/5 3/5। तो यहाँ पे तो हम लोगों का ये हो जाएगा -9/5, तो ये हो गया -9/5। लेकिन डेल जे तो ठीक है, चलो डेल जे का तो वैल्यू आ गया, लेकिन अभी भी मेरा जो वैल्यू है, मेरा ये वाला जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं आया है, ठीक है। अगर जब तक ये इंटीजर नहीं आएगा तब तक हमको अपना काम करते रहना होगा। सिंस और इंटीजर का बात है, एक इंटीजर भी नहीं आया, प्लस एक और चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को फिर से आगे काम करना होगा। कैसे काम करना होगा, क्योंकि ये वाला भी वैल्यू मेरा नेगेटिव है, ये सारा पॉजिटिव भी आना चाहिए, तब जाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोग इस पे काम करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सिंस हियर XG1 जो है, XG1 का जो वैल्यू है
ये देखो कुछ भी सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग एक्स बी से ही लिखते हैं, मतलब x1 3/5 के बराबर है, x2 13/5 के बराबर है, xg1 -3/5 के बराबर है। तो चूंकि यहाँ पे xb1 मेरा माइनस के नेगेटिव के बराबर है, xg1 इज इक्वल टू -3/5 जो कि लेस देन 0 है, देयरफॉर द सॉल्यूशन जो है मेरा इज नॉट फिजिबल, वो मेरा फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो नाउ प्रोसीड बाय डुअल सिंप्लेक्स, इसको हम लोग है ना फिर से हम लोग प्रोसीड करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रोसीड बाय डुअल सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये निकालेंगे, इसका वैल्यूज़ को निकाल के अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे अगर हम लोग इनकमिंग का बात करें तो इनकमिंग जो ये सब में सबसे ग्रेटर होता है, वो वाला चीज़ पे मत जाना कि अरे यहाँ तो सारा नेगेटिव आया मैम, इसका मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ऑप्टिमल नहीं, हम लोग यहाँ आईपीपी पे काम कर रहे हैं। आईपीपी में हमको इंटीजर चाहिए, मेरा वैल्यू यहाँ पे इंटीजर नहीं आया है, तो तब तक हमको काम करना होगा। अभी भी हम लोग डेल जे में क्या देखेंगे कि ये सबसे बड़ा वैल्यू है, तो ये इंटरिंग हो गया, ये मेरा इनकमिंग है। तो इनकमिंग के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, आउटगोइंग। तो इंटरिंग यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्रोसीड बाय डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, टू डिटरमाइन, ठीक है, टू डिटरमाइन द इंटरिंग, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, डिटरमाइन द इंटरिंग। तो इंटरिंग कौन सा होगा, इंटरिंग वैल्यू तो हम लोगों का सिंपल है कि उसको आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, इंटरिंग और लिविंग, तो उसको ही हम लोग एक बार निकालते हैं। यहाँ पे डुअल सिंप्लेक्स मेथड के फॉर्म में हम लोग इसको निकालेंगे। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है कि हम लोग डेल के डिवाइडेड बाय वाई आर के निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है। उसमें मतलब मिनिमम ऑफ हम लोगों को क्या निकालना होता है, देखो हम लोगों को क्या करना होता है डुअल सिंप्लेक्स मेथड में कि डेल जे जो आया है, ठीक है, और हम लोगों का जो वैल्यू है y3j क्यों, मतलब यहाँ से सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो उससे हम लोगों को निकालना होता है। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू हो जाए, तो यहाँ पे हमारा वाई आर के हो जाएगा। के मतलब यहाँ पे चूँकि हम लोगों को डेल के की जगह पे हम लोग को डेल का वैल्यू लिखना है, और आर जो वो वेक्टर होता है जिसको हम लोग, वो रो होता है जिसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो इंटरिंग निकालने से पहले ही हम लोगों को एक काम करना होगा, टू डिटरमाइन लीविंग वेक्टर, डिटरमाइन लीविंग वेक्टर में लीविंग मतलब आउटगोइंग, लीविंग वेक्टर का मतलब होता है आउटगोइंग। तो आउटगोइंग हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो ये जो हमारा टेबल है इसमें y1 y2 हमको चाहिए ही, ये जो गोमोरी कंस्टेंट है इसी को हम बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसको हम अगर आउटगोइंग कर देंगे तो ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको गोमोरीज कंस्टेंट को ही निकालना है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, रो 3 जो है वो मेरा आउटगोइंग है, ठीक है, मतलब कि yg1 वाला जो पार्ट है वो मेरा आउटगोइंग है, ये वाला मेरा पार्ट आउटगोइंग है। तो रो 3 है, तो ये जो आर होता है ना फॉर्मूला में, वो रो को रिप्रेजेंट करता है, रो। तो रो 3 का हमको फर्स्ट, फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, रो 3 का हम लोगों को जे, अब जे में यहाँ पे क्या होगा, वैसे वैल्यूज़ जिसका 0 से लेस देना है। अब यहाँ पे देखो 1 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे तो मेरा वैल्यू 0 0 आया है, तो यहाँ पे हम लोगों को 3 पे चेक करना होगा, और एक डेल 3 पे चेक करना होगा, और एक हम लोगों को डेल जे कहाँ पे चेक करना होगा, y34 पे चेक करना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगर चेक करें तो अगर 3 कर रहे हैं, जे अगर 3 लिए तो यहाँ 3 हो जाएगा, जे अगर 4 लिए तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और डेल 3 का वैल्यू है -3/5, और 3 का वैल्यू है, एक बार आप लोग यहाँ देखो तो 1/5 नहीं 3 y33 का वैल्यू y, और ये थर्ड रो है, ये इसका वैल्यू 3 का वैल्यू -1/5 है। सिमिलरली डेल 4 का वैल्यू है -3/5, माइनस डेल 5 का वैल्यू 9/5 है, और y34 का वैल्यू है -3/5, तो यहाँ पे 3/5 लिख दिए। अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 3 आएगा, और इसका भी हमको क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम 3 में क्या होगा, कोई भी ले सकते हैं, मतलब हम लोग इनकमिंग इसको भी कर सकते हैं और उसको भी कर सकते हैं,
जैसे कि हम यहाँ पे अभी जो कंसेप्ट लगाएं कि नहीं ये जो ग्रेटर है वही इनकमिंग होगा, तो उसको निकालने का एक ये भी तरीका है कि आप ये फॉर्मूला सबसे पहले लीविंग वेक्टर को निकाल लो। जैसे अभी हम यहाँ पे लीविंग आउटगोइंग को सबसे पहले निकालिए टू डिटरमिन माइन आउटगोइंग को सबसे पहले निकालो। आउटगोइंग मेरा गोमोरिस कंस्टेंट वाला है, वो निकालने के बाद आपका आर जो है वो आउटगोइंग को डिनोट करेगा, वो आउटगोइंग वाले को आउटगोइंग रो को डिनोट करेगा। और के की जगह तो खैर वैसा वैल्यू रखना है जहाँ पे आपका के क्या होता है, के मतलब के का जो जगह है, के जहाँ पर डेल के है, डेल क्या है, जैसे कि यहाँ पे मेरा कौन सा, हम किसको लेके चल रहे हैं, 3 वाले को इनकमिंग मान रहे हैं, तो मेरा डेल 3 बाई रो भी 3 है और के भी मेरा 3 ही है। तो यहाँ पे ये वाला जो मेरा वैल्यू है यही मेरे को क्या दे रहा है, इनकमिंग के बारे में दे रहा है। तो ये तो मेरा एक्चुअल आंसर हो गया, लेकिन हमको यहाँ से निकालना है कि दोनों में से जो मिनिमम है वही मेरा इनकमिंग होगा। तो यहाँ तो चूंकि बराबर आ गया तो हम लोग दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो ठीक है, इस पे हम लोगों को इनकमिंग पता चल गया, आउटगोइंग पता चल गया, तो इनकमिंग आउटगोइंग पता चल गया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, की एलिमेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, की एलिमेंट को हम लोगों का टारगेट है कि की एलिमेंट को 1 बनाना और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऊपर में है उसको 0 बनाना, ये हमारा टारगेट है। अब उसको हम लोगों को फुलफिल करना है। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक नया टेबल बनाना होगा। नया टेबल में भी हमको इसकी मदद तो लेना ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक न्यू टेबल बनाते हैं। न्यू टेबल भी हम ऐसा करते हैं यहीं पे बनाते हैं ताकि आप लोगों प्रीवियस टेबल का भी हम लोग मदद ले सके। तो बी सी बी, ठीक है, उसके बाद मेरा एक्स बी है, फिर मेरा यहाँ पे y1 y2 y3 y4 और ये एक नया yg1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सीधे लिखते 0 3 0 0 0। ठीक है, इनकमिंग क्या था, एक बार गौर करो कि मेरा यहाँ पे थर्ड वाला जो रो था, यहाँ पे ये y3 जो था वो मेरा क्या है, इनकमिंग है, और आउटगोइंग कौन है, yg1। तो अब हम लोग yg1 की जगह पे क्या लिख देंगे, y3। तो यहाँ y3 लिख दिए और y1 का वैल्यू 3030 हो गया। अब देखो हम लोगों को सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि इसको जो की एलिमेंट है इसको 1 बनाना, तो इसको हम लोग -5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम लोग -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये जो है -3/5 बन जाएगा, सिर्फ 3। ठीक है, और बाकी तो 0 0 है, फिर ये 5 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये भी मेरा 3 बन जाएगा। तो इसको देखो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये बन जाएगा मेरा 3, ये बन जाएगा 0 0, ये 1 हो जाएगा और उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर हम लोग -5 से ये कर देंगे तो ये वाला लास्ट वाला वैल्यू -5 हो जाएगा और इसका वैल्यू जो होगा वो तुम्हारा 3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, के चूँकि 3 था, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करेंगे कि हम लोग को इसको 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, अगर हमें इसे 0 करना है तो ओल्ड R2 में अगर हम लोग -1/5 टाइम्स न्यू R3, क्योंकि ये मेरा थर्ड रो है, ये वाला जो रो है मेरा वो थर्ड रो है, तो न्यू R3 को अगर हम ओल्ड R2 में क्या कर देंगे, 1/5 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, उसको अगर आप लोग करोगे, ये वाला काम अगर आप लोग करोगे तो आपका आंसर होगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 0 1। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी अगर कुछ इस तरह का लॉजिक लगाओगे तो आपका ये 0 0 -1 1 आ जाएगा। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे किए क्या हैं, हम लोग इसको लेकर चले हैं, ये वाला को की एलिमेंट लेकर चले। ठीक है, हम चाहते तो इसको भी की एलिमेंट लेके चल सकते थे तो भी मेरा आंसर आता, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो इंटरिंग वैल्यू है वो दोनों में क्या हो गया, दोनों केस में मेरा मिनिमम में यहाँ पे जो मेरा था वो 3 3 हो गया, मिनिमम दोनों है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो अगर हम ये लेते तो कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि इसको लेके चलेगा तो उसका भी कुछ अलग आंसर आएगा, वो भी सही होगा, इसका भी कुछ अलग आंसर आएगा, लेकिन वो भी दोनों ही केस सही होगा। तो हम ये लिए तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो इस रो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करके आंसर लाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इसका वैल्यू हो जाएगा z = 6
डेल जे मेरा ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, इसका वैल्यू अगर आप डेल जे का निकालोगे तो ये बहुत सिंपल है, ज़ीरो माइनस ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और इसका वैल्यू -3 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सारा नेगेटिव है, ज़ीरो है, और ये वाला भी एक्स बी का सारा वैल्यू क्या है, इंटीजर है। तो मेरा सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, ये गौर से देखो कि x1 10 द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन इज एन IPP, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यूज़, इसका कैसा वैल्यूज़ आ गया, इंटीजर वैल्यूज़ आ गया। तो मेरा x1 का वैल्यू क्या आया, यहाँ से देखो x1 का वैल्यू 0 आ गया, x2 का वैल्यू 2 आ गया, क्वेश्चन में x3 था नहीं तो हम लोग x3 मेंशन नहीं करेंगे, और मैक्स z का वैल्यू 6 आ गया। यही हमारा सॉल्यूशन है। जो स्टूडेंट्स अगर है ना ये वाला रो को, इसको लेकर अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका दूसरा आंसर आएगा। यहाँ पे हम आपको आंसर बता दे रहे हैं कि अगर आप उसको लेकर, अगर मान लो y4 को अगर आप इंटरिंग चूज़ करोगे, y4 इंटरिंग, तो अगर आप उसको चूज़ करोगे तो आपका आंसर आएगा x1 का वैल्यू 1 आएगा, x2 का वैल्यू 2 आएगा, एंड मैक्स z आपका 6 आएगा। ठीक है, अगर ऐसा चूज़ करते हो तो आपका मैक्स z 6 आ जाएगा। तो ये है ओवरऑल कैलकुलेशन। इसको एक बार आप लोग अच्छे से देखो, क्योंकि ये सब बहुत लंबा मैथ्स है। हम समझ रहे हैं कि सिंप्लेक्स में ये सब रिवाइज सिंप्लेक्स, डुअलिटी, ये सब में सबको प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसको पढ़ना ही होता है, और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप क्वेश्चंस को बुक से देख के सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, या फिर जो भी PDF देते उसको सॉल्व नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितने अच्छे से पढ़ते हो, कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, ताकि आप लोग आराम से समझ सको। डाउट तो होता ही है, जब हम लोग भी फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, या फिर हम कोई और भी क्लास में इस चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ाएं, तो सबको प्रॉब्लम होता ही है। हम लोग खुद भी जब पढ़े तो हम लोग को लगता था इतना लंबा कभी मेरे से सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, इस टाइप का फीलिंग आता है फिर शुरू में। लेकिन जब आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग के साथ तो एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों का जो है मॉडल पेपर है उसी से क्वेश्चंस आता है, तो आपको तो एक लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड 30 क्वेश्चंस जो मॉडल पेपर में मिला है उतना ही सॉल्व करना है, उसी में से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। तो जब इतना सुविधा है, इतना मतलब सब कुछ फैसिलिटी मिला हुआ है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जितना क्वेश्चंस कम से कम कराया जा रहा है वो सब तो मॉडल पेपर में होगा ही, ऑब्वियसली रहता ही है, तो उसको सॉल्व करना भी कोई टफ नहीं है। बहुत सारे लोग डिस्कशन फोरम में लेके बहुत लंबा बनता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, ये है वो है, तो कॉम्प्लिकेटेड तो है, ये हर कोई जानता है, ये हर किसी का प्रॉब्लम है, हर किसी को इसको इतना लंबा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। कोई भी पहली बार, जब हम लोग भी पहली बार पढ़े थे तो प्रॉब्लम हुआ ही था, प्लस अभी भी पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन में, तो ये जो इस मेथड में होता है कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाता है, छोटा मोटा गलती हो जाता है, तो ये सब होता है, तो ये होता ही है सबसे। लेकिन आपको एक ओवरऑल एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि हम कैसे काम करते हैं। ये अगर आपको पता है तो छोटा मोटा मिस्टेक में भी अगर अच्छा से बना हुआ है तो स्टेप मार्किंग तो मिलता ही है, छोटा मोटा मिस्टेक्स होता ही है तो उसके लिए स्टेप मार्किंग का भी है, तो वो स्टेप मार्किंग मिलेगा ही, लेकिन एटलीस्ट आपको जानना चाहिए कि हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोग उसको देखो, वीडियो को 1-2 बार देखो, और अगर ठीक है मेरे से नहीं समझ में आ रहा, मेरा वीडियो नहीं समझ में आ रहा, तो आप हो सकता है कि यूट्यूब में और भी कुछ वीडियोज़ होंगे उसको भी देख सकते हो। आप लोग को मेन समझने से मतलब रखना है कि हाँ हमको कहीं से भी समझ में आना चाहिए। तो अगर उसमें अभी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यू कैन आस्क इन डिस्कशन फोरम, और यू कैन पर्सनली कॉल मी टू आस्क द व्हाट मीन्स योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।